हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम इग्नू एमए सेकेंड ईयर के MHI 3 पेपर के यूनिट 11 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है स्थानीय इतिहास। इस यूनिट से जुड़ी PDF भी एक लिंक के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाई गई है। स्क्रीन पर दी गई अलग अलग प्लेलिस्ट जो इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई गई हैं की तरह और भी इसी तरह की प्लेलिस्ट और वीडियोस के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। चलिए फिर बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस यूनिट के टाइटल यानी कि स्थानीय इतिहास की पृष्ठभूमि को समझते हैं। स्थानीय इतिहास को आमतौर पर आधुनिक और पूर्व आधुनिक काल के बीच के समय का माना जाता है। इस यूनिट के अंदर हम स्थानीय इतिहास के अलावा मौखिक इतिहास और सूक्ष्म इतिहास को भी नजदीक से जानने का प्रयास करेंगे। स्थानीय इतिहास मुख्य तौर पर बिल्कुल स्थानीय लोगों और संस्कृति से जुड़ा इतिहास था, जिसमें सामान्य लोगों और एकदम निचले स्तर का इतिहास संकलित किया गया, जो कि सामान्य इतिहास की शासक वर्ग तक सीमित इतिहास लेखन से जुड़ी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत था। अब ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी इतिहासकार ने अचानक से उठकर स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा को शुरू कर दिया हो। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, जिसे जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले स्थानीय इतिहास की विशेषता को विस्तार से समझते हैं। स्थानीय इतिहास का जो केंद्र है वो एक छोटा सा या लघु क्षेत्र होता है, जिसके इतिहासकार गैर व्यावसायिक होते हैं और उसे सुनने वाले अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते। स्थानीय इतिहास की जो शुरुआत है वह पश्चिमी देशों में लगभग 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई थी। पश्चिमी राष्ट्रों में लगभग 18वीं और 19वीं शताब्दी में शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने की जो प्रक्रिया है बहुत जोरों शोरों से हुई। इसके कारण बड़े शहरों और क्षेत्रों ने तो तरक्की कर ली, परंतु स्थानीय क्षेत्रों के गौरव को काफी ठेस पहुंची। उन्हें लगा अगर इसी तरह की प्रक्रियाएं आगे भी चलती रहीं तो उनके स्थानीय परंपरा से जुड़े विचार लगभग विलुप्त हो जाएंगे, और इसी डर से स्थानीय इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया। 1860 आते आते स्थानीय इतिहास को लिखने की आंशिक प्रक्रिया जारी रही, जो कि अपने शुरुआती दौर में थी, परंतु 1860 के बाद परिस्थितियां बदलने लगी। अब क्या बदलाव आए, इन्हें जान लेते हैं। 1860 के बाद स्थानीय इतिहास से जुड़े अलग अलग ग्रुप्स सामने आने लगे और इस समय के इतिहास में वंश परंपरा और पारिवारिक इतिहास को भी आंशिक तौर पर महत्वपूर्ण विषय मानकर शामिल कर दिया गया। इसके अलावा जहां वंश परंपरा और शासक वर्ग से जुड़े इतिहास राजाओं द्वारा लिखवाए जाते थे, ठीक उसी प्रकार स्थानीय अभिजात्य वर्ग ने स्थानीय इतिहास को लिखने के लिए अपना योगदान देना शुरू किया। समय कुछ आगे बढ़ा और 1930 तक स्थानीय इतिहास लेखन एक शौकिया लेखन के रूप में विकसित हुआ, परंतु 1930 के बाद इतिहास लेखन एक प्रोफेशन का रूप लेने लगा। इस समय कुछ पुस्तकें लिखी गई जो स्थानीय इतिहास से जुड़ी हुई थी, जो इस प्रकार हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन इन नॉर्थ वेल्स, जो कि A.H. डार्ट द्वारा लिखी गई थी, और वहीं द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ क्रू, जो कि W.H. चालनर द्वारा लिखी गई। अभी हमने बात की कि स्थानीय इतिहास किस तरीके से एक प्रोफेशन के रूप में डेवलप हो रहा था, तो आइए यह जानते हैं कि एक व्यावसायिकरण की प्रक्रिया के तहत इसका विकास कैसे हुआ। इस प्रक्रिया में लगभग 1947 में ब्रिटेन में स्थानीय इतिहास से जुड़ा पहला विभाग खुला और इतिहास लेखन को शैक्षिक माहौल के साथ ढालने की कोशिश की गई, और जिस विभाग की स्थापना की गई थी उसे लिसेस्टर स्कूल के नाम से जाना गया। हालांकि फिनबर्ग और हॉस्किंस द्वारा इस समय के स्थानीय इतिहास की तुलना में परंपरागत स्थानीय इतिहास की भरपूर आलोचना की गई। इस समय जब पश्चिमी राष्ट्रों में स्थानीय इतिहास एक नया मोड़ ले रहा था, वहीं एशिया और अफ्रीका में ये मौखिक इतिहास के रूप में अपनी जगह बना रहा था, जिसमें शाही वंश और युद्ध से जुड़े विषयों को शामिल किया गया था। भारत की बात करें तो यहाँ बखार, रासो और वंशावली के रूप में स्थानीय इतिहास का संकलन किया गया। अफ्रीकी देशों की बात करें तो यहाँ मिथ, कहानियों और नाटकीय अभिनय के माध्यम से स्थानीय इतिहास को उभारा गया। इस समय वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं और घटनाएं घटित हुई, उनका सीधा सीधा असर स्थानीय इतिहास लेखन पर भी पड़ा। जैसे कि इस समय पश्चिम में शिक्षा का प्रचार अपनी चरम सीमा पर था और उपनिवेशवाद के तहत काफी सारे राष्ट्र अपनी आजादी खो चुके थे।
इसी कड़ी में एशिया और अफ्रीका में नए नए अभिजातीय वर्गों का उद्भव हो रहा था और इन्हीं के माध्यम से स्थानीय इतिहास पर एक अलग तरह की विचारधारा का प्रभाव पड़ने लगा। और स्थानीय इतिहास ने अपने आप को तब और ज्यादा विकसित कर लिया जब अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाने लगी और एक पाठ्यक्रम के तहत स्थानीय इतिहास को पढ़ाया जाने लगा। अब बात करते हैं नए स्थानीय इतिहास लेखन की विशेषताओं के बारे में। अभी हमने बात की थी कि काफी सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना स्थानीय इतिहास की प्रगति में काफी सहायक साबित हुई, पर विश्वविद्यालय के बाहर जो लोग लेखन कार्य कर रहे थे उन्हें नए स्थानीय इतिहास के साथ जोड़कर देखा जाता है। इन्होंने दुनिया की आरंभिक रचना और आगामी कल्पना के लिए इतिहास का प्रयोग किया। इन्होंने भी लगभग वही स्रोत यूज किए जो विश्वविद्यालय के भीतर किए गए थे। एशिया और अफ्रीका में जो नया स्थानीय इतिहास इस समय लिखा गया उस पर बहुत हद तक पश्चिम की शोध पद्धति और अलग अलग स्रोतों का प्रभाव पड़ा। मुख्य विषयों की बात करें जिन्हें नए स्थानीय इतिहास में शामिल किया गया था, इस प्रकार है: सामान्य पूर्वज, संस्कृति, प्राचीन राजत्व, नातेदारी और धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियां। इसमें आधुनिक धर्मनिरपेक्षता से जुड़े विचार शब्दों का भी प्रयोग किया गया। और अगर पाठकों की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों तरह के पाठक शामिल थे। और अब मुख्य तौर पर दो तरह के इतिहास लेखन सामने आए, स्थानीय और स्थानीयता से बिल्कुल परे के इतिहास। अब बात करते हैं मौखिक इतिहास की विशेषताओं की। मौखिक इतिहास स्थानीय इतिहास से जुड़ा जरूर है, परंतु क्योंकि ये लिखित इतिहास नहीं है इसलिए ये आधुनिकता, साक्षरता, संस्कृति, अलग अलग समूहों, विषय और लेखकों की श्रेणियों से बहुत अलग है। और ऐसा माना जाता है कि अलग अलग रेफरेंस में मौखिक इतिहास के जो मायने हैं वे बदलते रहते हैं, क्योंकि लिखित इतिहास एक बार लिख दिया गया तो उसका एक ही मतलब निकलेगा, परंतु मौखिक इतिहास कई बार दोहराए जाते हैं अलग अलग इतिहासकारों के माध्यम से, तो उनके अर्थ में बदलाव होते रहते हैं। कई सारे मौखिक इतिहास के आलोचकों के मन में मौखिक इतिहासकारों की इतिहास के संग्रहकर्ता और निर्माणकर्ता के रूप में जो भूमिका है उसको लेकर दुविधा बनी हुई है। इसके अलावा रानकेवादी सिद्धांत, जो कि प्राथमिक स्रोत को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है मौखिक इतिहास लेखन। मौखिक इतिहास को कई बार दरकिनार कर दिया जाता है, जिसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि प्रामाणिकता का अभाव, चीजें यथार्थ नहीं होती, एक निश्चित कालक्रम नहीं होगा, ऐतिहासिक आंकड़े दुविधा में डाल सकते हैं। इसके अलावा ये केवल आंशिक स्तरों को जानने के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु मौखिक इतिहास का एक दूसरा सकारात्मक पहलू भी है जो इसे अपने आप में अनोखा बनाता है, और इसलिए मौखिक इतिहास अपने आप में एक अलग शाखा के रूप में विकसित हुआ। इसमें अलग अलग लोक विश्वास, लोगों की स्मृतियां, मिथ, विचारधारा, समझ और चेतना को शामिल किया गया। मौखिक इतिहास से जुड़े कुछ लेखन कार्यों को जानते हैं, जिनमें द वॉइस ऑफ पास्ट पॉल थॉमसन द्वारा लिखा गया और ओरल ट्रेडिशन एज हिस्ट्री जॉन वैंसिना द्वारा लिखा गया। मौखिक इतिहास के विकास की कड़ी में अलग अलग देशों में औपचारिक और अनौपचारिक संगठन सामने आने लगे और कई तरह की सभाओं और सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया। मौखिक इतिहास के सामने बेहद सारी चुनौतियां मौजूद हैं, जिन्हें जानने का प्रयास करते हैं। मौखिक इतिहास में लिखित इतिहास के समान रचनात्मक गुण नहीं होते। इतिहास के जो अलग अलग फैक्ट सामने रखे जाते हैं, उनकी मानकता और शब्दों की प्रचुरता अन्य इतिहास लेखन की तुलना में कमतर ही होती है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मौखिक इतिहास की प्रामाणिकता पर हमेशा शक किया जाता है, परंतु दूसरे पहलू को जाने दो, जहाँ पर लिखित स्रोत का इतिहास उपलब्ध नहीं है वहाँ मौखिक इतिहास रेलेवेंट हो जाता है, और खासकर जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हालांकि मौखिक इतिहास निम्न स्तर की विश्वसनीयता के साथ तालमेल बैठाता है, परंतु कुछ हद तक ये अपने उद्देश्य में सफल साबित होता है। अब तीसरे टाइटल को समझते हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म इतिहास। सूक्ष्म इतिहास का स्थानीय और मौखिक इतिहास दोनों से ही बेहद गहरा संबंध है, और स्थानीय इतिहास का अधिकतर हिस्सा सूक्ष्म इतिहास का सार माना जाता है। जॉर्ज आर स्टीवर्ट द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया। सूक्ष्म इतिहास लेखन की शुरुआत लगभग 1970 और 1980 के दशक में इटली में हुई। सूक्ष्म इतिहास से जुड़े कुछ लेखन कार्यों को जान लेते हैं, जिसमें द चीज एंड द वर्म्स, द कॉस्मोस ऑफ अ 16th सेंचुरी मिलर और इनहेरिटिंग पावर, द स्टोरी ऑफ एन एग्जॉर्सिस्ट, जो कि जियोवानी लेवी द्वारा लिखा गया। सूक्ष्म इतिहासकारों ने रानकेवादी परंपरा, मार्क्सवाद की ऐतिहासिक प्रतिमान की परंपरा, अनाल स्कूल और पुराने सामाजिक इतिहास लेखन की आलोचना भी की थी। सूक्ष्म इतिहास से जुड़ी कुछ अन्य विशेषताओं को जानते हैं। इसमें इतिहास लेखन के तरीके में आधुनिकीकरण को शामिल करने के प्रति अपना गहरा रोष प्रकट किया गया। ये मानते हैं कि आधुनिकीकरण के आने से मानव के जो असल मूल्य हैं वे दरकिनार कर दिए जाते हैं। 1970 के दौरान जो इतिहास प्रोवाइड करवाया गया वे काफी जटिल किस्म का था,
और इसी संकट से उबरने के लिए इतिहास के सामान्यकरण के प्रस्ताव को सूक्ष्म इतिहासकारों ने रखा। जियोवानी लेवी का मानना था कि 1970 के जटिल इतिहास के कारण सामाजिक व्यवहार का ठीक अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था और उसी के अनुसार आगामी भविष्य में सामाजिक व्यवहार की कल्पना करना और भी मुश्किल। और इसी तरह के संकट से निकलने के लिए एक सूक्ष्म इतिहास जो कि छोटी छोटी इकाइयों पर केंद्रित था ने बेहद मदद की। और यहीं हमें सूक्ष्म इतिहास के महत्व को जानने का मौका मिलता है। और ऐसा नहीं था कि 1970 के संकट से निकलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था। सूक्ष्म इतिहास लेखन और भी तरीके सुझाए गए थे, जैसे कि निराशावादी सापेक्षवाद, नवादर्शवाद और अतार्किक दर्शन। परंतु सबसे कारगर सूक्ष्म इतिहास लेखन माना गया क्योंकि इसकी शुरुआत इटली में हुई थी और इटली में शुरुआती सूक्ष्म इतिहास लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा असर था और यही असर उनके लेखन कार्य पर भी पड़ा, जिसमें आर्थिक असमानता आदि की बात की गई थी। ऐसा माना गया कि अलग अलग संदर्भ में सूक्ष्म इतिहास का प्रयोग किया जा सकता है और सूक्ष्म इतिहास को अगर कुछ शब्दों में समझना हो तो ये लघु स्तर पर केंद्रित, तर्क के प्रति विवाद उठाने वाला, विशिष्ट चीजों की भूमिका, कथन पर ज्यादा ध्यान और सापेक्षवाद को अस्वीकार करने वाला इतिहास लेखन है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दें।